जय हिंद। पद्मा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरएसपी सर आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि सर्कल है उसे शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9, 10, 11, 12 मैथ सब्जेक्ट को शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए, इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए आज मैं क्लास 9 के सर्कल चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ। तो सर्कल चैप्टर जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 9 के लिए, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आते रहता है। आप क्लास 9 में हो या 10 में हो या उससे आगे के क्लास में हो, यह सर्कल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है यहाँ पे, क्लास आपका 9 का है और यह बुक आर.एस. अग्रवाल को फॉलो किया जाता है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल बना लेते हैं तो एनसीईआरटी है ना, बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं जो भी प्रॉब्लम इसमें बताऊंगा दोनों को कंपैरिजन करके, कौन सा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और कौन सा क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल का है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कुछ भी होगा कम ही होगा, है ना। आर.एस. अग्रवाल में थोड़ा सा बढ़ के होगा, यानी कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से तो कवर करेंगे ही, आर.एस. अग्रवाल भी आपका कवर होगा। तो सबसे पहला इसमें जो है सर्कल, तो सर्कल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सर्कल देखिए, दिमाग में सोचिए कि सर्कल हमारा बनता कैसे है। सर्कल बनाने के लिए क्या करते होंगे आप लोग कि मान लिया जाए कि एक कोई पॉइंट फिक्स कर दिए और एगो रस्सी में, एगो थ्रेड में जो है बांध लिए क्या किसी पत्थर को और इस तरह से घुमा दिए, है ना। इस थ्रेड को तना हुआ रखकर घुमा दिए तो क्या होता भाई, ये पॉइंट का जो पाथ है इस तरह से गोल आता है ना, इस तरह से ये गोल आता है। और उसके बाद किसी भी पॉइंट का पाथ जो होता है हमेशा लाइन होता है। जैसे आप पेन क्या है आपका पॉइंट है, ये क्या है आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का पाथ कहने का मतलब रास्ता, अगर यह चल रहा है, मान लीजिए इस तरह से हम इसको मूव कर रहे हैं, तो क्या ये डिस्क्राइब कर रहा है, एक कर्व डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसी तरह से ये पॉइंट जब इस तरह से चले कि यहाँ पर इसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या हो, बराबर हो, तो इस स्थिति में जो है जो भी कर्व डिस्क्राइब होता है वो हमारा सर्कल कहलाता है। तो इस चीज को तो आप समझ गए होंगे। सर्कल को हम इसी तरह से क्या डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट in the plane which moves in such a way that its distance from fixed point remain always constant, कांस्टेंट। तो ये क्या होता है कि यहाँ से कोई फिक्स पॉइंट हम लिए हुए हैं, ये डिस्टेंस जो होती है हमेशा बराबर होती है ना। तो यह जो है आपका डिस्क्राइब करता है सर्कल को। और दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्लेन, किसी भी प्लेन में कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट, किसी भी प्लेन में मान लीजिए ये प्लेन है आपका, यह पूरा पॉइंट से बना हुआ है, हर एक जगह पॉइंट इस प्लेन पे रखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि एक कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं और उसके बाद हम समझ रहे हैं कि ये सारा जो है पॉइंट से बना हुआ है कि नहीं। और ये कहता है कि वैसा सब पॉइंट को आप सेलेक्ट कीजिए जो कि इस फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी बराबर हो। अब बात आती है कि भाई इसको सेलेक्ट करे कि नहीं, तो कहेंगे कि नहीं, तुमको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी दूरी जो है इस दूरी के बराबर नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी दूरी बराबर है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट को देखते हैं कि यहाँ पे है, ई पॉइंट हल्ला कर रहा है कि हमको भी सेलेक्ट कीजिए, है ना। ये पॉइंट जो है इधर आपका अंदर की तरफ है,
शायद बोर्ड आपका क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है ना, इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक हो गया, अब दिख रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, यह इतने डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसको लिए है उतना डिस्टेंस इसको लिए है, और ये जो है पहले है उतना डिस्टेंस में न है, तो इसको कहेंगे कि नहीं तुमको सेलेक्ट नहीं करेंगे। वैसा सब पॉइंट को ही हम सेलेक्ट करेंगे जो कि भाई बराबर दूरी पे हो। ये दूरी r है तो यह भी दूरी r होगी, यह भी दूरी r होगी। तो इस तरह से मान लीजिए कि बहुत घना पॉइंट बन जाए, बहुत घना, है कि नहीं। तो और यह सारे पॉइंट आपको कैसे दिखने लगेंगे, सर्कल दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। अब आती है बात कि यह जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और यह जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, यानी हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, है ना। तो यह सेंटर हो गया और उसके बाद यह रेडियस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और आता है कि सरकमफेरेंस किसको कहते हैं भाई, जिसको हिंदी में हम लोग परिधि कहते हैं। तो सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस भाई ये डेफिनेशन तो आपका बुक में लिखा हुआ है और बहुत बच्चा इसको जानते भी होंगे, है ना। तो फिलहाल यहाँ सुन लीजिए, सरकमफेरेंस द लेंथ, है ना, या लेंथ ऑफ डिस्क्राइब्ड पाथ ऑफ ए सर्कल। मतलब कि सर्कल का जो भी पाथ डिस्क्राइब हुआ है उसी की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो पेरीमीटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं सी से, और यह सरकमफेरेंस आप लोग जानते होंगे कि यह 2πr होता है। क्लियर है। अब यहाँ इसमें पूछता है कि भाई कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड किसको कहते हैं हम लोग। तो कॉर्ड जो होता है सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ये आपका सर्कल हो गया और इस सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ले लीजिए और इसको मिला दीजिए। इस सर्कल का कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यही एक पॉइंट ले लिए और यह सी है और इसको मिला दिए, तो यही हो गया कॉर्ड, है ना। कॉर्ड जिसको हम लोग जीवा कहते हैं हिंदी में, है ना, जीवा कहते हैं, कॉर्ड हो गया आपका। उसके बाद इसमें होता क्या है कि एक ऐसा कॉर्ड हम लिए जो कि इसके सेंटर से होकर गुजरती है। देखिए दो पॉइंट है ए और डी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर, और ऐसा कॉर्ड मिला हमको जो कि इसके सेंटर से होकर गुजरती है। तो इस कॉर्ड को हम लोग डायमीटर भी कहते हैं। तो पहले तो इसका नाम कॉर्ड है भाई, है कि ना। अब इसका प्रमोशन हो गया, इसका प्रमोशन हो गया डायमीटर। अब पूछ दे कोई कि डायमीटर की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। द लार्जेस्ट कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, या नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं द कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। ऐसा कॉर्ड जो कि ओरिजिन से होकर गुजरती हो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसी में जान लें कि सिकेंट क्या होता है। तो सिकेंट क्या होता है कि किसी भी सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को ही हम लोग सिकेंट कहते हैं, है ना। तो यहां पर याद रखना बहुत आसान है। क्या कह सकते हैं, फिर से सुन लीजिएगा कि किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग सिकेंट कहते हैं। हालांकि ये सब डेफिनेशन जो है ना आपके RS अग्रवाल बुक में ना बड़ी अच्छा से लिखा हुआ है। अब हम वो डेफिनेशन यहाँ लिखे, हमने सोचा कि सिर्फ आपको समझा दें। डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। अब इस सिकेंट के बाद हमारा आता है टेंजेंट किसको कहते हैं भाई, टेंजेंट किसको कहते हैं। तो टेंजेंट के बारे में कहा गया है कि एक लाइन विच टचेज द सर्कल एग्जैक्टली एट ए वन पॉइंट। अगर कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पर एक प्रश्न आपका उठता है कि ये जो सर्कल है किसी प्लेन को कितने भाग में बांटती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल है ये प्लेन बोर्ड है हमारा,
प्लेन बोर्ड को कितने भागों में बांटती है? तो ये 3 भाग में बांटती है। ये हो गया इंटीरियर, है ना, इंटीरियर अंदर वाला हो गया, और ये हो गया एक्सटीरियर, है ना। और ये जो बाउंड्री है आपका, है ना, बाउंड्री जो है आपका एक लाइन है, और इस बाउंड्री को ही हम लोग नाम देते हैं सर्कल, ठीक ना, इसको ही हम लोग नाम देते हैं सर्कल। ये इस तरह से बाउंड्री दिखाता है। तो यानी कि यह जो सर्कल है किसी प्लेन को 3 भाग में बांटती है, एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है, और एक सर्कल खुद एक पार्ट होता है। तो इस सर्कल को ही हम लोग, देखिए ये जो आपका है, इसी को सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब ही होता है कि ये बाउंड्री की लंबाई हो गई सरकमफेरेंस। तो इसी को जो है हम लोग सर्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और यह थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए क्या ये बाउंड्री भी एक पार्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका मान लीजिए घर जो है पूरी तरह से बाउंड्री से घिरा हुआ है और कोई चोर घुस रहा है। तो चोर घुस रहा है, जब आप उसके बारे में पुलिस को बताएंगे कि चोर को कहाँ आप देखे थे, तो आप बताइएगा ना कि बाउंड्री के अंदर देखे थे, कि बाउंड्री के बाहर देखे थे, छत से देखे थे, या बाउंड्री पर देखे थे, बाउंड्री पर क्या कहते हैं कोशिश कर रहा था कूदने का। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि नहीं भाई, वो जो चोर को हम देखे थे ना वो बाउंड्री पर चढ़ा हुआ था। तो समझ में आ गया, बाउंड्री पर चढ़ा हुआ तो सर्कल एक पार्ट हो गया, वही चीज़ ये बाउंड्री हो गया, और उसके बाद एक्सटीरियर हो गया और इंटीरियर हो गया। अब बाउंड्री जो आप बनाते हैं तो क्या कहते हैं, आप अपने ही क्षेत्र में बनाते हैं, किसी दूसरे की जमीन पे तो बनाते नहीं है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो है आपका बाउंड्री वाला क्षेत्र, सर्कल का बाउंड्री वाला क्षेत्र और इंटीरियर सब मिला के जो है आपका, कहने का मतलब कि इंटीरियर को और सर्कल को दोनों को अगर मिला देते हैं तो यह आपका बन जाता है सर्कुलर रीजन। यानी कि शर्मा साहब जो बाउंड्री बना दिए और अपना घर बना दिए, शर्माज रीजन हो गया, बाउंड्री भी शर्मे जी के रीजन में आ रहा है। तो इसीलिए ये बाउंड्री जो है आपका और इंटीरियर पार्ट जो है सर्कुलर रीजन में आ रहा है। क्लियर है? अगर मान लीजिए गुप्ता जी बना दिए हैं तो गुप्ताज रीजन, कहने का मतलब कि बाउंड्री भी गुप्ता जी के अंदर में ही है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग इसमें जान लें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है क्या कि जब एक ही सेंटर से बहुत सारा सर्कल ड्रॉ किया जाए। तो ऐसा जो है आप करते होंगे, जब बचपन में सबसे पहले पता चलता है कि वो जो आपका डिवाइडर है, डिवाइडर से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बार जब सीखते हैं तो बताइए कैसा लगता है कि खाली सर्कलें घिसते रहे, है कि नहीं। अब ऐसा भी होता है कि किसी एक पॉइंट के लेकर बहुत सारा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से बहुत सारा सर्कल अगर बना दिए तो ये आपका जो सर्कल हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। क्या हो गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सीखने के बाद इसमें हम लोग और कुछ जानेंगे, जैसे आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है। आर्क ऑफ ए सर्कल, तो यहां पर आर्क ऑफ ए सर्कल समझना है हमको। आर्क ऑफ ए सर्कल, तो बच्चों ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, तो चूंकि सर्कल को शुरू से पढ़ लिए हैं तो ये सब की जानकारी होगी ही आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पीस ऑफ सर्कल, कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, तो इसी को हम लोग कहते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल, है ना। अगर आप खेलने के लिए जाते होंगे, कहीं आपको चूड़ी का टुकड़ा मिल जाता होगा, या घर में ही देखे होंगे मम्मी लोग का चूड़ी जो है टूट गया तो क्या हो गया कि वो कई सारे आर्क में बट जाते थे, 2-3 आर्क में बट जाते थे। तो वही टुकड़ा जो है ना वही आर्क कहलाता है, वो चूड़ी का आर्क हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आर्क ऑफ ए सर्कल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का पीस, है ना, मछली का पीस नहीं, ये सर्कल का
पीस हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। अब यहां पर देखिए डिग्री मेजर ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल समझ लीजिए। डिग्री मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। डिग्री मेजर क्या होता है? अब ये जो आर्क है आपका, ये आर्क जो है सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल आपका बनाएगा, ठीक ना, सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। और इस आर्क को हम लोग क्या लिखते हैं? यह मान लीजिए P है, यह आपका Q है। तो अगर ये आर्क को हमको डिनोट करना है तो AB आर्क लिखेंगे, या तो इसको A P B आर्क लिखेंगे। तो आर्क को डिनोट करने के लिए ऊपर पे जो है ना उसका टुकड़ा हमको उस पर पहनाना पड़ता है, यानी समझ लीजिए टोपी पहनाना पड़ता है। तो यह आर्क जो है सेमी सर्कल से छोटा है, ये आर्क जो है सेमी सर्कल से छोटा है, इसीलिए हम लोग इसको माइनर आर्क कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। अब ए बी के अलावे जो आर्क बचा आपका बी ए, तो बी ए को हम लोग कहेंगे मेजर आर्क। क्या कहेंगे भाई? मेजर आर्क कहेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी क्यू ए भी लिख सकते हैं, बी क्यू ए मेजर आर्क। और यहां पर जान लीजिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर ए बी को कहा हमारा माइनर आर्क है तो निश्चित रूप से बी ए को जो है मेजर आर्क कह देंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम बना रहे हैं उसमें आपको मिला कि बी ए जो है माइनर आर्क है, बी ए जो है माइनर आर्क है, उल्टे हम नाप रहे, बी ए ही माइनर आर्क है, तो निश्चित रूप से ए बी जो होगा आपका मेजर होगा। क्लियर है? मतलब कि एक अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज में ही मेजर और माइनर मिल जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आपको अगर माइनर मिला, यानी ए बी जो है माइनर मिला, तो बी ए जो है आपका मेजर हो जाएगा। तो डिग्री मेजर क्या होता है इसके बारे में देखिए कि यह जो आर्क है आपका ए बी, यह सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाता है ना। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? सेंट्रल एंगल कहते हैं। अब ई एंगल जो है, कहने का मतलब कि एंगल ए ओ बी बराबर जो है यह थीटा हो गया। अब इसी ए ओ बी को मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू हम लोग थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेजर ऑफ आर्क ए बी, एम लगा दिए इसमें, आर्क ए बी जो है यह आपका थीटा हो गया। और इसी चीज को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। अब यहां पर यह तो मेजर ऑफ आर्क किसका हो गया? माइनर आर्क का हो गया। इसके बाद जो है मेजर आर्क के बारे में अगर कहा जाए तो मेजर ऑफ डिग्री मेजर, माफ करेंगे, डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए है ना, डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहां जो एंगल बना हुआ है भाई, तो हम जानते हैं कि एक सर्कल में पूरा जो एंगल बनता है 360 बनता है, और 360 में यह थीटा माइनस हो गया, तो ये आपका 360 माइनस थीटा ही ना बचा। तो इसको जो है 360 माइनस थीटा लिख देंगे हम लोग, तो ये हो गया मेजर का। अब यदि मान लिया जाए कि मेजर डिग्री मेजर ऑफ आर्क पी क्यू जो है आपका दिया गया है 70 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया है? 70 डिग्री। तो डिग्री मेजर ऑफ क्यू पी, यानी कि यह मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हो जाएगा 360 माइनस 70 यानी कि 290। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, यह 360 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क समझ गए, यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको दो तरह से लिख सकते हैं। हाँ, यहां पर जो है ये ओ है, माफ कीजिएगा, यहां छोड़ दिए हैं हम, यूज किए हैं ओ को, यहां छोड़ दिए हैं। तो ए ओ बी जो एंगल बनता है इसी को दूसरे तरह से लिख के भी हम बता देंगे, अब इस तरह से। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग जाने कि क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो सर्कल का क्वाड्रेंट जो है, इस सर्कल एगो रोटी लीजिए, एक बीचे से फाड़ दीजिए और ऐसे भी
तोड़ दीजिए तो ये एक कोना बचा ना, ये भी एक कोना बचा, ये भी एक कोना बचा, ये भी एक कोना बचा। ऐसे भी लोग पिज्जा सब बांट के ही खाता है कि नहीं। उसी तरह से सोच लीजिए कि पिज्जा को जो है ना गोल होता है और उसके बाद इस तरह से हम तोड़ दिए और ये जो पार्ट हो गया आपका, इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ पिज्जा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, अगर पिज्जा है तो क्वाड्रेंट ऑफ पिज्जा हो जाएगा, अगर रोटी है तो क्वाड्रेंट ऑफ चपाती हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज हम लोग यहां पे समझें कि ये समझ ले सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। क्लियर है? सेगमेंट ऑफ सर्कल हम लोग समझेंगे। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल के लिए एक सर्कल लीजिए, है ना, और क्या हुआ कि यह जो है एक कॉर्ड हम लिए, ए बी जो है आपका कॉर्ड लिए। तो ये ए बी कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो यही होता है आपका सेगमेंट। क्या होता है भाई? सेगमेंट होता है। क्लियर है? इसके बाद यहां पर जब ये दोनों सेगमेंट हो गया तो ये छोटा है तो इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये बड़ा है तो इसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्लियर है? और उसके बाद कोई पूछ दे कि भाई सेगमेंट को डिफाइन करो, तो सेगमेंट को हम कहेंगे कि कोनो सर्किल में जो है, कोनो सर्किल में और चाप जो होता है, ये चाप ही हुआ आपका, है ना, और ये हुआ जीवा। क्या हुआ भाई? हिंदी में हो गया जीवा, तो हिंदी की छोड़िए। तो ए बी जो कॉर्ड हुआ और ए बी जो आर्क हुआ आपका, इस दोनों का जो क्लोज्ड रीजन है, जितना भी रीजन क्लोज्ड किया, उसी को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट कहते हैं, उसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। और ठीक ये जो है आपका मेजर सेगमेंट हो गया। अब इस दोनों सेगमेंट को मिला के अगर पूछे कि क्या कहेंगे, तो कहेंगे अल्टरनेट सेगमेंट है। अल्टरनेट सेगमेंट कहने का मतलब कि एगो माइनर है तो दूसरा मेजर सेगमेंट है, एगो मेजर सेगमेंट है तो दूसरा निश्चित रूप से माइनर सेगमेंट ही होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल कहता है कि भाई एक सर्कल को जो है आप इस तरह से काट के निकाल दीजिए। जैसे केक हम लोग काटते हैं ना, गोल ऐसा क्या कहते हैं केक है, और केक में जो है खूब प्रेम से ऐसे चाकू लेते हैं, ऐसे चाकू लेते हैं और उसके बाद ऐसे करके काटते हैं, फिर ऐसे करके काटते हैं। तो ये जो आपका निकला, यही चीज जो होता है ना आपका सेक्टर होता है। क्या होता है भाई? सेक्टर होता है। और इस सेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इस सेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं द एरिया, द पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक हिस्सा, द विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड इंक्लूडिंग आर्क। और टू रेडियाई, दो रेडियाई और इसके बीच जो इंक्लूड आर्क है, इस दोनों के बीच में जो चीज है हमको, वही हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब ये जो सेक्टरों दो तरह का हो गया ना, काहे भाई? ई बोला कि हम भी दो तरह के हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है। तो ई बोला हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट बनाएंगे। तो ई भी बना लिया, माइनर सेक्टर बना लिया, और ये जो है मेजर सेक्टर बना लिया, सेक्टर बना लिया। तो इस तरह से ये जो आपका है सेक्टर भी बन गया। अब इसके बाद हम लोग जाने कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो सर्कल को डिनोट किससे करेंगे भाई? ऐसा कौन सा शब्द देखें जिसको देखते ही समझ जाए कि ये सर्कल का नोटेशन है। ऐसे आप लोग समझ जाते हैं, रास्ते में जाते रहते हैं, देखते हैं कि रेड लाइट है तो समझ जाते हैं कि भाई कुछ जो है वहां पे रुक जाना है, समझ जाते हैं। तो कुछ नोटेशन चाहिए ना, बार बार आप सर्कल कितना बनाते रहिएगा। क्लियर? तो सर्कल को देखिए, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसके पास जो होता है रेडियस होता है ना, रेडियस होता है, और इसके पास सेंटर होता है। तो ये सर्कल जो पहचाना जाता है अपने रेडियस और सेंटर के कारण ही विख्यात है। कैसे पहचान है? इसकी पहचान क्या है?
रेडियस और सेंटर के कारण। जैसे मान लिया जाए कि कोई गाड़ी है, अब कौन सा गाड़ी बोलेरो का है, कौन सा गाड़ी क्या कहते हैं सुमो का है, कौन सा गाड़ी क्या, ये सब तो देख के आप लोग समझ जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पहचान रहती है। क्लियर है। उसी तरह इसमें क्या पहचान है कि सेंटर होगा और उसके बाद रेडियस होगा, और सी फॉर सर्कल होता है, और उसके बाद ओ लिख दीजिए, सेंटर लिख दीजिए, आर लिख दीजिए। तो ये नोटेशन है आपका सर्कल का, सी ओ आर। अब ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर ओ नहीं ले सकते हैं, ओ छेका गया है, और इसका रेडियस हम एस ले लिए। तो यह जो सर्कल हो गया सी ओ, माफ करेंगे, सी ओ डैश एस, इस तरह से इस सर्कल का नोटेशन हो गया। अब एक ऐसा सर्कल है जिसका जो है सेंटर आपका O1 है, और इसका रेडियस जो है आपका P है, स्मॉल p है। तो इस सर्कल को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग O1, और उसके बाद कोमा डाल के P डाल देंगे। तो ये समझ गए आप लोग सर्कल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक चीज आता है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। लो योहो बोला कि हम कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, ट्रेंगल बनाया जो कॉन्ग्रुएंट, तो योहो सब कैसे पीछे रहेगा, तो ठीक है तुम भी बना लो। तो ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होता है कि जब दो सर्कल का रेडियस सिर्फ बराबर हो जाए तो वह दोनों सर्कल जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है ना। टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। तो यानी कि यह एस और यह आर जो है दोनों इक्वल हो गया, तो दोनों सर्कल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ओ डैश एस, ये सर्कल हो गया एगो, और कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन याद कीजिए, ये बराबर देके इस तरह से घुमा देते थे टेढ़ा मेढ़ा, और यह सी ओ आर, तो यह दोनों सर्कल जो है आपका कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो पीछे से आर्क भी चिल्लाने लगा कि हम भी कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो बोले ठीक है भाई, सब जब सर्कल बन ही गया है कॉन्ग्रुएंट, तो यह आर्क मान लीजिए ए बी है, और यह आर्क ये ए बी है, और ये आर्क जो है आपका पी क्यू है। कौन सा आर्क है, ये पी क्यू आर्क है आपका। तो आर्क पी क्यू और कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी आर्क हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी डिनोट कर सकते हैं। आर्क भी आपका कॉन्ग्रुएंट में ही दिखाया जाता है, और कॉन्ग्रुएंट में भी दिखाते हैं, और उसके बाद सर्कल को भी कॉन्ग्रुएंट में ही दिखाते हैं, क्योंकि इक्वल नहीं कह सकते हैं ई सर्कल इक्वल टू ई सर्कल। कहने का मतलब कि यह दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है, इसको उठा के इस पे रख दीजिए तो यह आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, और इतने से समझने के बाद जो है हम लोग आसानी से क्लास 9 के थ्योरम्स और प्रॉब्लम को पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ छूट रहा है, ये आपका छूट रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको भी जरा सा समझ लीजिए, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ई ने समझिएगा कि क्वाड्रिलेटरल जो है साइकिल पे चढ़ गया है। क्लियर है। क्वाड्रिलेटरल जो है आप साइकिल पे नहीं चढ़ गया है। तो इसमें हुआ क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब हिंदी वाले बच्चे जाने कि इसका मतलब होता है चतुर्भुज, और सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल से रिलेटेड है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर जो इस सर्कल के अंदर आ जाए तो यही हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वृत्तीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यही आपका सर्कल है, और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर घुस गया, ए बी और सी डी, तो इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ए सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से होकर अगर एक सर्कल जाती है तो वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर है। अब इसमें जो है आपको क्लास 9 में आपको पढ़ना है थ्योरम सब, है ना। और इस सर्कल में जो है ना बहुत सारा थ्योरम दिया गया है, ठूस ठूस के भर दिया गया है ना। ठूस ठूस के क्या भर दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी बुक को उल्टाइए,
उल्टा लिए। उसमें जो है थ्योरम 10.1 देखिए, क्लियर है। 10.1 में कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, भाई कॉर्ड किसको कहते हैं याद कीजिए, कॉर्ड जो होता है आपका यही कॉर्ड होता है जिसको हिंदी में हम लोग जीवा कहते हैं। ये दो कॉर्ड जो है इक्वल है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर पर ये एंगल बना रहा है, तो यहां सर्कल का सेंटर है और यहां जो ये एंगल बनाया ना CD, और उसके बाद यह जो एंगल बनाया ना AB, है ना, कहता है कि इक्वल बनाता है एंगल। ये और ये एंगल जो है इक्वल बनाता है यदि CD और यह AB आपका क्या हो, इक्वल हो। यही चीज प्रूव करना है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, तो पहले उस फिगर के बारे में लिखिए। बहुत सारा बच्चा सीधा प्रूफ पे चला जाता है, और फिगर के बारे में भी इस तरह से लिखिए जैसे कि आपका अपना लिखा हुआ हो, वो किताबी भाषा नहीं हो। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं इसको, लेट CORB सर्कल, एक सर्कल हो गया, इसी से डिनोट करते हैं। और एंड AB एंड CD, AB फुल स्टॉप दे के यहाँ लिखिए AB एंड CD आर टू इक्वल कोट्स, टू इक्वल कॉर्ड्स लिख दिए, यानी दैट इज AB जो है आपका CD के बराबर है। चलिए दूसरी भाषा में भी लिख दिए। अब प्रूव क्या करना है, तो यहां हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट यह जो एंगल आपका है AOB इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों एंगल जो है आपका बराबर है। तो इसको बराबर दिखाना है हमको। अब यहां कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन, अब यहां पर पूछिएगा कंस्ट्रक्शन क्या होगा सर, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन वही चीज होता है, प्रॉब्लम में जितना दिया रहता है वो प्रॉब्लम का है, और उसके बाद जो अपना आप बनाते हैं अलग से, तो वो आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो थ्योरी दिया हुआ था, इसमें इसने सिर्फ जीवा के बारे में बात की। किसके बारे में, जीवा के बारे में, यानी कॉर्ड के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन समझ गए हम लोग। कंस्ट्रक्शन देखिए, इस थ्योरम में जो है खाली AB और CD जीवा कॉर्ड दिया गया था, क्लियर है। अब इस कॉर्ड में हम एक्स्ट्रा क्या किए कि O से लेकर A को मिला दिए, B को मिला दिए, D को मिला दिए, इसी को मिला दिए। तो यहां लिखेंगे कि ज्वाइन OA, OB, OC, OD, है ना, ये सब मिला दिए हम लोग, क्लियर है। अब मिला दिए तो दो गो ट्रेंगल बन गया, इन ट्रेंगल OAB एंड ट्रेंगल COD, दो ट्रेंगल बन गया। अब इस दोनों ट्रेंगल को हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप लोग जानते होंगे, आपको जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है, उसमें कहीं भी कोई डाउट है, तो क्लास 9 का ट्रेंगल मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी मीडियम में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्लियर है। आप वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मेरा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपको नहीं है पता कि प्लेलिस्ट कैसे ढूंढा जाता है, तो किसी की मदद ले लीजिए, ठीक ना। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो 11 का हर एक चैप्टर, 10 का हर एक चैप्टर, 9 के बहुत सारे चैप्टर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमको। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम देख रहे हैं कि OA जो है, OA यह OD के बराबर हो सकता है। अब पूछिएगा क्यों, कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियाई हो गया। और यहां पर देखिए, अब आपको दिमाग घूम रहा होगा कि रेडियाई सर काहे लिख दिए हैं। तो ये रेडियाई जो होता है ना, ये प्लूरल ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का प्लूरल होता है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो आपका OB है, यह OB, यह आपका क्या कहते हैं OC के बराबर होगा। क्यों भाई, सब रेडियस तो बराबर न होता है सर्कल का, है कि नहीं, सब रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। और उसके बाद यह जो आपका AB है, यह AB और यह CD, ये दोनों भी आपका बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहां पर आपका दिया गया है,
है ना, यहां पर कहां दिया गया है, यहां पर दिया गया है, इसी चीज को हम लोग नोट किए थे। तो निश्चित रूप से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओ ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी हो गया। क्लियर है। अब देखिए कि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो ये एंगल है इस एंगल से बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्या हो गया, बाय सी पी सी टी हो गया, है ना, चिंग टोंग हो गया, यही ना होता है। देखिएगा, ये याद नहीं रखिएगा, ये सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, माफ करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के संगत पार्ट। क्लियर है, वो भी बराबर हो जाते हैं। तो इसको याद रखने के बाद जो है हम यहां पर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि यह जो सेंट्रल एंगल होता है यह बराबर होता है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो डिग्री मेजर ऑफ ए बी आर्क का इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ सी डी आर्क का हो जाएगा। यह चीज आपको इसी सेक्शन में हम बताए थे, उम्मीद करते हैं कि आप उसको याद रखे होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम लोग और एनसीईआरटी का 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ये सारा थ्योरम अब देखते ही चले जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम क्लास 9 के लिए सप्ताह में 3 से 4 वीडियो आप लोगों को दे दूं। हालांकि एग्जाम तो आप लोगों का बहुत नज़दीक आ चुका है, क्लास 9 का आप एग्जाम देंगे, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले तो इसे आप देख सकते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ, इसी बात के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।